नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी RO की टेस्ट सीरीज है जो री एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, उसके लिए। ठीक है, चलिए हमारा ये टेस्ट टू है। ठीक है, ये हम ज्योग्राफी से संबंधित देख रहे थे। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, और इसमें हम जैसे कि 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 को हम कवर करते हैं 3 पार्टों में। जैसे कि पार्ट 1 में लेकर आएंगे हम 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 और थर्ड पार्ट में 40 क्वेश्चन। ठीक है, 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिए स्थानीय पवनें, दूसरी तरफ दिया स्थान। ठीक है, देखिए चिनूक के सामने दिया उत्तरी अमेरिका, सिमूम के सामने दिया सूडान, उत्तरी सूडान, खमसिन के सामने दिया मिस्र, नॉर्वेस्टर के सामने दिया ऑस्ट्रेलिया। आपके पास ऑप्शन ये हैं, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए चिनूक जो पवन है वो गर्म में, ये जितने भी पवन हैं गर्म एवं शुष्क हैं, सारी गर्म एवं शुष्क हैं। ठीक है, देखिए चिनूक जो पवन है उसको हिमबख्शी पवन भी कहते हैं, हिमबख्शी। ठीक है, चिनूक कहाँ है? USA में, ये ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। सिमूम कहाँ है? वो है आपका अरब में। ठीक है, सही सुमेलित बताना है। खमसिन कहाँ है आपका? मिस्र में, ये भी ठीक है। नॉर्वेस्टर कहाँ है आपका? न्यूजीलैंड में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए और सी, मतलब कि 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं हैं? एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं हैं। फर्स्ट है इटली, सेकंड है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन थर्ड है क्रोएशिया, और फोर्थ है सर्बिया। बताइए कौन सा राइट होगा। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4, 2, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। ये देखिए एड्रियाटिक सागर जो किसका भाग है? भूमध्य सागर का भाग है, भूमध्य सागर का भाग है। ठीक है, किस प्रायद्वीप के बीच स्थित है? इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, यदि हम देखें इसको, कौन कौन से देश हैं इसमें, देखिए एक तो है इसमें इटली है, क्रोएशिया है, क्रोएशिया। ठीक, क्रोएशिया है। क्रोएशिया के बाद स्लोवानिया है, स्लोवानिया के बाद बात करें तो अल्बानिया है, अल्बानिया के बाद बात करें तो अल्बानिया के बाद मोंटेनेग्रो है। ठीक है, और वोस्निया है, ठीक, ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया है? इटली दिया है, क्रोएशिया दिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया नहीं है, और हमारा सर्बिया भी नहीं है। तो आपका 1 और 3 है किसी में? अच्छा नहीं है पूछ रहा है, तो 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं, और कारण है हमारा इनमें दाब प्रवणता बल एवं पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 103 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए शीतोष्ण चक्रवात जो पाए जाते हैं वो कितने डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं?
तो नॉर्थ साउथ दोनों में पाए जाते हैं, मतलब कि 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, पछुआ पवनों का जो प्रभाव रहता है वो कैसे कैसे चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं, तो वो चलती हैं पश्चिम से पूर्व चलती हैं, पश्चिम से पूर्व चलती हैं। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है शीतोष्ण चक्रवात की, तो इस आकृति की बात करें तो कैसी होती है, गोलाकार और अंडाकार। गोलाकार भी होती है और अंडाकार भी होती है। ठीक है, अंडाकार। ठीक, दो विपरीत हवाओं के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, गर्म और ठंडी। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका, दोनों सही होंगे और व्याख्या भी सही करेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उष्ण शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जलवायु 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर पाई जाती है। सेकंड है, इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु और उष्ण शीत ऋतु मृदुल होती है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। 104 नंबर। देखिए ये जो उत्तरी दक्षिणी है ना, उत्तरी दक्षिणी सीमांतों पर नहीं, ये पूर्वी पश्चिमी सीमांतों पर है, पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर, पश्चिमी सीमांत पर। ठीक है, सीमांतों पर पाई जाती है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा गलत। इसमें जलवायु सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु उष्ण शीत ऋतु मृदुल होती है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। और सेकंड है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले और प्रीटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयले के विशाल भंडार हैं, विशाल भंडार नहीं, सीमित भंडार हैं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन अफ्रीका के किम्बरले और प्रीटोरिया और हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक वो है अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग किसके लिए है, सोने के लिए। ये है आपका सोने के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस दिनांक दिवस दिए हैं। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस के सामने दिया 22 मार्च, विश्व जल दिवस के सामने दिया 21 मार्च, और पृथ्वी दिवस के सामने दिया 5 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस के सामने दिया 22 अप्रैल। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें पेपर में क्या होता है, या तो ये तारीख दे देता है, और यदि तारीख नहीं देगा तो थीम पूछ लेगा कि इसका विषय क्या है। 2025 का पूछ लेगा, 2025 का नहीं पूछ रहा है तो 2024 का उठा कर रख देगा, लेकिन अधिकतर 2025 का ही पूछेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बताइए कौन सा राइट होगा। यदि पर्यावरण देखिए आसान है, 5 जून को। ठीक है, जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी दिवस की बात करें तो कब होगा पृथ्वी दिवस, बताइए। पृथ्वी दिवस होगा आपका 22 अप्रैल को। ठीक, वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को। ठीक, कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट और सी का 4,
सी का 4 ऑप्शन हमको सी में मिल रहा है। ठीक है, यदि इसकी हम विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो इसकी थीम क्या थी विश्व वानिकी दिवस की 2024 की? देखिए, वन और नवाचार 2024 की जो थीम थी, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए संसाधन। ठीक है, वन और नवाचार विश्व। अच्छा, इसकी 2025 की थीम की बात करें तो 2025 में थीम क्या थी? 2025 में थीम थी वन और भोजन। ठीक है, वन और भोजन। ठीक, विश्व जल दिवस की बात करें 2024 की, 2024 की थीम क्या थी? ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या थी? वो थी शांति के लिए जल, शांति के लिए जल, ये थी 2024 की। बात करें यदि 2025 की क्या थी, तो 2025 की थी ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, यदि पृथ्वी दिवस की बात की जाए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या थी 2024 की? देखिए, 22 अप्रैल अभी आया तो नहीं है, लेकिन इसकी 2024 की थीम देखेंगे क्या थी। 2024 की थीम गृह बनाम प्लास्टिक, गृह बनाम प्लास्टिक, ये थी 2024 की थीम। ठीक है, आप 2025 की भी थीम देखेंगे, लेकिन ठीक है। चलिए, अब क्या बचा हमारे पास? पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक, इसकी थीम क्या थी 2024 में? तो 2024 में थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि और हमारा भविष्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों, सूक्ष्म जीवों पर भक्षण करते हैं, जीवों का भक्षण करते हैं। और सेकेंड है इसमें, पिचर प्लांट एक प्रमुख कीट भक्षी पौधा है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 दोनों सही, केवल 2 दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें आपके दोनों राइट हो जाएंगे। ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट एक प्रमुख कीट भक्षी है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में दिया है। ठीक, नेशनल पार्क और एक तरफ स्टेट। सरिस्का के सामने दिया मध्य प्रदेश, हेमिस के सामने दिया, हेमिसाई के सामने दिया छत्तीसगढ़, और इंद्रावती के सामने दिया लद्दाख, और बांधवगढ़ के सामने दिया राजस्थान। आपके पास ऑप्शन है, ये बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, सरिस्का की स्थापना कब हुई थी? सरिस्का की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1982 में, 1982 में। हेमिस की बात करें तो वो हुई है 81 में। ठीक, इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती की हुई है 1981 में इसकी भी। बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ की 1959 में, 1959 में। ठीक है, देखिए सरिस्का कहाँ है आपका? सरिस्का है आपका राजस्थान में। ठीक है, हेमिसाई की बात करें तो वो है लद्दाख में। इंद्रावती कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ है? वो है आपका एमपी में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हेमिसाई जो है, जो लद्दाख में है, यह है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है,
सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कितना एरिया है इसका, यदि एरिया की बात करें, क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो कौन सा है, वो है आपका साउथ बटन, साउथ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वो है आपका साउथ बटन, साउथ बटन। ठीक है, द्वीप कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, 0.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क, तो वो कौन सा है, वो है आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग के नाम से ठीक प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, काजीरंगा की स्थापना कब हुई है, वो हुई है 1974 में। ठीक है, कांगेर की बात करें तो ये हुई है 1972 में, कान्हा की बात करें तो ये हुई है 1955 में, केवलादेव की बात करें तो वो हुई है 1981 में। देखिए, काजीरंगा कहाँ है आपका, काजीरंगा है आपका असम में। ठीक, कांगेर घाटी कहाँ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कान्हा कहाँ है, वो है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। केवलादेव कहाँ है, वो है आपका राजस्थान में। ठीक, क्या राइट होगा इसका, इसका होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, और कारण है इसका इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, ए गलत है आर सही है, ए सही है आर गलत है, और दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता से अधिक होती है, ये सही है। कह रहा है इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 111, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है, अपलेशियन, सियरा नेवादा, किलिमंजारो, एटलस। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। यदि पर्वतों की हम बात करें, देखिए पर्वत कौन कौन से होते हैं, एक होता है बलित पर्वत, एक होता है आपका भ्रंशोत पर्वत, एक होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है आपका अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये जो बनते हैं बलित पर्वत कैसे बनते हैं,
पृथ्वी का जो अंतर्जात बल होता है ना, उसमें जब मोड़ पड़ते हैं उसको, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण देखें तो रॉकी है, एंडीज है, आल्पस है, एटलस है, हिमालय है, कुनलून है, ठीक है। ये कहाँ है आपका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। एंडीज कहाँ है आपका, दक्षिण अमेरिका में। आल्पस की बात करें वो कहाँ है आपका, यूरोप में। एटलस की बात करें वो कहाँ है आपका, अफ्रीका में। हिमालय, कुनलून कहाँ है आपका, चीन में, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 111 में, 111 में होगा आपका सिएरा नेवादा, ठीक है। सिएरा नेवादा कहाँ है आपका, वो है आपका कैलिफोर्निया, ठीक। किलिमंजारो कहाँ है आपका, तंजानिया में। ये कहाँ है आपका, यूएसए में, ठीक है। एटलस कहाँ बताया हमने, वो बताया अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, जलोढ़ शंकु, वी आकार की घाटी, गोखुर झील, जलप्रपात। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4 और 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। 112 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए ये है निक्षेपणात्मक आकृति, निक्षेप से बनी आकृति, ठीक है। ये और गोखुर झील, ये निक्षेप से बनी आकृति हैं। व्याकार की घाटी और जलप्रपात ये कैसी हैं आपकी, अपरदनात्मक हैं, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्ट्रेल कनाडा और यूएसए में चलने वाली ठंडी पवनें हैं, फोन आल्पस की घाटियों में चलने वाली गर्म पवनें हैं, सिरोक्को इटली में रक्त वर्षा कराती हैं। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा क्वेश्चन सही होगा। देखिए मिस्ट्रल कहाँ है आपकी, कनाडा और यूएसए में नहीं है, ठंडी पवन तो है लेकिन कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है, ना कि यूएस, कनाडा और यूएसए में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फोन आल्पस की घाटियों में, फोन कहाँ है, आल्पस, फोन जो पवन है वो आल्पस की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है, ठीक है। और सिरोक्को जो है वो इटली में है और रक्त वर्षा कराती है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस, हडसन, कोलोराडो और रियो ग्रैंडे। कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। एक 114 नंबर। देखिए मैक्सिको और यूएसए की सीमा जो बनाती है वो बनाती है रियो ग्रैंडे या ग्रांडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, ये पर्यावरण सम्मेलन दिए हैं कुछ और संधियों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है।
रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन और कोपेनहेगन सम्मेलन। आपके पास ऑप्शन ये हैं, बताइए कौन सा राइट होगा, क्रम में लगाना है इनको। देखिए रियो सम्मेलन कब आया था, रियो सम्मेलन आया था 92 में, 92 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो ये कब आया था, 1987 में। स्टॉकहोम की बात करें तो वो कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। कोपेनहेगन की बात करें तो ये कब आया था, ये आया था आपका 2009 में, 2009 में, ठीक है। ये जो था पर्यावरण विकास के लिए था, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण विकास के लिए, ठीक। मॉन्ट्रियल की बात करें ये था आपका ओजोन परत से संबंधित था, ओजोन से, ओजोन परत। यदि स्टॉकहोम की बात करें ये पर्यावरणीय सम्मेलन था, ये भी पर्यावरण, ठीक। कोपेनहेगन की बात करें तो ये था आपका ग्रीन हाउस गैस से, ग्रीन हाउस गैस से था, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा, ये 72 है, ठीक है। ये 92, सबसे पहले 72 आएगा। ऑप्शन थर्ड किस में है, पहले में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी कि MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। सेकेंड है, यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल वन और टू दोनों, केवल टू दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 116 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए ये 1972 में ना, 1972 में शुरू नहीं किया गया था, 1971 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है, यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड और थर्ड है ओजोन गैस, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 2 3, 2 4, केवल 4, 1 2 4। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए किन की अधिकता से होने वाला अम्ल वर्षा होती है, ये भी बताना है, ठीक है, ये बताना है। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा अम्ल वर्षा के लिए, और बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ओजोन गैस का कोई संबंध नहीं है इससे, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है अभ्यारण्य में वन्य जीवों तथा अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 दोनों सही, केवल 2 दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 118 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। अभ्यारण्य में वन्य जीव और वन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है, नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण अधिनियम दिए हैं और स्थापना वर्ष दी है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के सामने दिया 1981, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के सामने दिया 1974, वन संरक्षण अधिनियम के सामने दिया 1986, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है वो 1980। बताइए कौन सा राइट होगा, इनको मिलान करना है। 119 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे।
देखिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब है, कब हुआ था, वो हुआ था 1974 में। ठीक है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब हुआ है, निवारण नियंत्रण अधिनियम, वह हुआ है आपका 81 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ है, वो हुआ आपका 80 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वो हुआ है 86 में। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट और सी का क्या है, सी का 4। ए का 2 बी का फर्स्ट सी का 4 डी का थर्ड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट गहराई में पाई जाती हैं। और सेकंड है भारत में अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती हैं। अब ये बताना सही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें 120 नंबर में। देखिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में कितने से 200 से 250 फीट, 200 से 250 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि अब ये प्रवाल भित्ति सेकंड, भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में, ये सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, केवल 1 राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ मरुस्थल दिए हैं, एक तरफ देश दिए हैं। रब उल खाली के सामने दिया है ईरान, मोजावे के सामने दिया तुर्कमेनिस्तान, काराकोरम के सामने दिया सऊदी अरब, दस्ते कबीर के सामने दिया यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें 121। देखिए रब उल खाली के सामने सऊदी अरब। ठीक है, मोजावे की बात करें तो वो है आपका यूएसए में, काराकुम की बात करें वो कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, दस्ते कबीर की बात करें वो कहाँ है, ईरान में। ठीक है, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन ये इसी में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। सेकंड है इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। फर्स्ट है केवल 1, बी है केवल 2, सी है के दोनों सही और डी है दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए ये कह रहे हैं यह जनजाति कालाहारी यानी अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कह रहा है इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, नहीं ये गलत है, ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ लौह इस्पात संयंत्र दिए हैं, दूसरी तरफ सहयोगी देश दिए हैं। ठीक है, देखिए भिलाई के सामने दिया सोवियत संघ, दुर्गापुर के सामने दिया ब्रिटेन, राउरकेला के सामने दिया पश्चिमी जर्मनी और बोकारो के सामने दिया फ्रांस। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए भिलाई जो लगाया गया किसकी सहायता से लगाया गया था, बताएंगे। भिलाई जो लगाया गया था वो लगाया गया था रूस की सहायता से, यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, और राउरकेला की बात करें तो वो किसकी सहायता से लगाया गया था, वो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ये भी ठीक है। बोकारो की बात करें तो वो भी वो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ना कि फ्रांस की सहायता से, जर्मनी। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। ठीक है,
ये भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये 3 जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए थे। पंचवर्षीय योजना क्या था, इसका काल क्रम क्या था इसका? तो ये था आपका 55 से 61, 1955 से 61 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। भिलाई जो लगाया गया था वो लगाया गया था 55 में, 1955 में। दुर्गापुर की बात करें वो भी 1955 में लगाया गया था। और राउरकेला की बात करें तो वो लगाया गया था आपका 1959 में। ठीक है, बोकारो की बात करें तो वो 64 में लगाया गया था, 1964 में। ठीक है, बोकारो, लेकिन बोकारो जो था बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। ये कब से कब तक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? ये थी आपकी 1961 से लेके 66 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास मिचोंग चक्रवात के बारे में। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और सेकंड है, इसका नामकरण चीन द्वारा किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। 124 नंबर। देखिए ये क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रभाव देखा गया है इसका मिचोंग चक्रवात का, वो कहाँ कहाँ देखा गया है? वो देखा गया आपका तमिलनाडु में, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु हो गया। और है आपका उड़ीसा में, ओडिशा। और बात करें आपके कहाँ प्रभाव देखा गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ है चीन द्वारा नहीं हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? म्यांमार के द्वारा हुआ है, म्यांमार। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नोक्टिलूसेंट बादल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है हमारा, ये बादल मध्य मंडल में विकसित होते हैं जो समताप मंडल से ऊपर भी स्थित होता है। सेकंड है, ये आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 125 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वायुमंडल की जैसे कि क्षोभ मंडल है, इनकी परत पता होनी चाहिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। तो ये सारी जो परत हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है ये बादल मध्य मंडल में विकसित होते हैं जो समताप मंडल से ऊपर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये कह रहा है ये आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डोकलाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के मध्य विवाद का कारण है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, चीन भूटान। बताइए कौन सा राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे। 126 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए भारत और चीन की बात करें तो इनके बीच जो है विवाद है वो है अक्साई चीन को लेकर के। अक्साई चीन। ठीक, और एक और है चुमार, भारत और चीन के बीच में चुमार भी। ठीक है, एक विवाद का वो है। बात करें और
भारत और चीन के बीच की, तो स्प्रेटली द्वीप जो है वो वियतनाम और चीन के बीच है। डोकलाम जो है वो है चीन और भूटान के बीच। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है यह द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है। और सेकंड है इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता है और इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 127 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 2 3। देखिए, आपको ग्रहों का क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक, ये आपका क्रम है। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। ये हैं आपके आंतरिक ग्रह और ये हैं आपके बाह्य ग्रह। ये कौन से ग्रह हैं? ये हैं आपके आंतरिक ग्रह और ये हैं आपके बाह्य ग्रह। यदि इनसे संबंधित आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी में। ठीक, इसकी एनसीईआरटी की जो क्लास है वो इस चैनल पे पड़ी है, उसकी प्लेलिस्ट देखिए जा करके। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो वहाँ से पेपर में बहुत सारी चीज़ आएंगी एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है, ये ठीक है। कह रहा है सेकंड, इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता है, ये भी ठीक है। और थर्ड है इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। तीन ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर विचार करना है। फर्स्ट है इक्वाडोर का चिम्ब्रेजो, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का दमबंद। हमारे पास ऑप्शन है कितने मृत ज्वालामुखी हैं इसमें से, तो वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 128 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, इक्वाडोर कहाँ है, चिम्ब्रेजो ज्वालामुखी कहाँ है, वो है इक्वाडोर में। किलिमंजारो कहाँ है, वो है आपका तंजानिया में। ठीक है, माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक है, दामबंद कहाँ है, वो है आपका ईरान में। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, मृत ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, उसमें उद्गार खत्म हो जाता है, उद्गार नहीं होता है मृत ज्वालामुखी में। मृत ज्वालामुखी में उद्गार नहीं होता है, उद्गार। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी में होता है, सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूमध्य सागर दक्षिण में कौन से द्वीप से घिरा है। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। भूमध्य सागर कमेंट करेंगे और बताएंगे 129 नंबर क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका अफ्रीका, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
अरावली पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन और मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई नहीं, और केवल 2, और दोनों सही, और केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 130 में कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, अरावली पर्वत भारत के किन किन राज्यों में है। देखिए, गुजरात में है, गुजरात के अलावा कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान के अलावा कहाँ है, वो है हरियाणा में, हरियाणा के अलावा कहाँ है, वो है दिल्ली में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन या मोड़दार पर्वत है। ठीक है, पुराना पर्वत है, ये ठीक है। कह रहा है इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों राइट है, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रयागराज, वाराणसी, संबल, मथुरा। कौन सा राइट होगा इसमें। 131 नंबर वो होगा आपका सी राइट, संबल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में बताना है। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA इस परियोजना क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। कौन सा राइट होगा इसमें। हमारे पास ऑप्शन वही होंगे, केवल 1 केवल 2, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा इसमें 132 में। इसमें हो जाएगा आपका दोनों सही, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया है। करंट का क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, 133 नंबर बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका IIT कानपुर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया और इसकी स्थापना जो है 2020 में की गई थी। कौन सा राइट होगा, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में कथन दिए हैं। कह रहा है, इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। सेकेंड है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 135, इसमें दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। तो किसको किया गया है, वो किया गया है जल जीवन मिशन को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बजट से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, कुल कितना है इकाई, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना लाख हो जाएगा ये, देखते हैं, ये 7,36,437 करोड़ .71 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सेकंड है, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% लक्षित है। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें दोनों सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे, बजट भी देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, वो किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है यह 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। सेकेंड है इस नीति के तहत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थर्ड है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा नोडल एजेंसी का कार्य करेगी। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 1 और 3, 2, 3, 1, 2, 3। करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट, तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन करंट के भी थे इसमें। ठीक, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें कवर किए 40 क्वेश्चन, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, हमने इसके पार्ट तीनों देख लिए हैं। 50 पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, फिर सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक, अब थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में भी हम ये 40 क्वेश्चन लेकर आए थे। टोटल 140 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं टेस्ट सीरीज 3rd के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।